हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का पहला क्लास कर लिया था। ये हमारा सेकेंड और लास्ट क्लास रहेगा और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता में कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं, इसका खोज किसने किया है और ये स्थल कहाँ पे है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ भी हमें साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं और इसका खोज किसने किया है, और जो भी अभी तक हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में हमें पता चला है या उनका खोज हुआ है, ये सब कहाँ पे स्थित हैं। क्योंकि अगर हम लोग बेसिक बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में अभी लगभग 1500 से ज़्यादा स्थलों की खोज की जा चुकी है। तो लेकिन हम लोगों को 1500 के बारे में नहीं पढ़ना है। जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसमें लगभग ये जो मैंने जितने भी स्थलों के नाम लिखे हैं इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके लगभग 9 या 10 जो ऐसे स्थल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बेसिकली हमें जो बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है तो इसमें ये जो मैंने यहाँ पे स्थलों के नाम लिखे हैं, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चनहुद्रो, तो यहीं से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। क्योंकि देखिए, अगर मैंने शुरू से आप लोगों को यही बताया है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को रट कर पढ़ते हैं तो हम लोग को याद ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है। हमें हर एक चीज़ को बेसिक से लेकर चलना है, समझते हुए पढ़ना है और उसे इस तरह से पढ़ना है ताकि हम लोग एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोरिंग कर सके। एग्जामिनेशन के वक्त तक आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ जाएँ और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो वो सब आप अच्छे से सोल्व कर सके। क्योंकि डायरेक्टली जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होते हैं, ये जो स्थलों के नेम है, ये जो नगरों का नाम है, इसी से डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो यहाँ पे जो भी चीज़ें मिली हैं इससे पूछे जाते हैं। तो इसे अच्छे से समझना है। ये जो स्थलों, जब मैंने यहाँ पे 5 स्थल का नेम आप लोगों को लिखा है, बेसिकली आपके सिलेबस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ये जो सभ्यता थी इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों दिया गया। तो ये आपको बताने हैं कि ये जो सभ्यता थी इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों दिया गया। सभ्यता थी सिंधु नदी के तट पे फली फूली थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सिंधु घाटी सभ्यता में अनेकों नगरों का उत्खनन हुआ, अनेकों नगरों के बारे में पता लगाया गया। तो हर एक नगर जो थे वो सिंधु नदी के तट पे ही नहीं फले फूले थे। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता नहीं होना चाहिए, इसका नाम कुछ और होना चाहिए। तो सभी विद्वानों का मत हुआ कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा जाए। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो था सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पहला ऐसा नगर था जिसकी खोज सबसे सर्वप्रथम पहली बार इसकी उत्खनन की गई थी। सबसे पहला उत्खनन हुआ था किसका? तो हड़प्पा नामक स्थान पे हड़प्पा का सबसे पहली बार उत्खनन हुआ था। तो हम लोग सबसे पहले हड़प्पा के बारे में जानते हैं क्योंकि इससे आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे और नदी का नाम ये जरूर पूछेगा कि ये जो सभ्यता थी या ये जो नगर थे वो किस नदी के तट पे फले फूले थे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लें, अगर हड़प्पा नामक स्थल की बारे में बात करें तो हड़प्पा जो ये स्थल है ये आपका रावी नदी के तट पे फला फूला, यानी कि रावी नदी के तट पे इसका विकास हुआ था। देखिए, यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज आते हैं। कैसे? क्योंकि ये सभ्यता जो है इसको जनरली क्या नाम दिया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया जाता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हड़प्पा नामक स्थल किस नदी के तट पे स्थित थी, तो डायरेक्टली बच्चे आंख मूंदकर क्या करते हैं? सिंधु नदी लगा देते हैं और ऑप्शन इसी तरह से दिया रहता है सिंधु नदी। आपको हर एक जो भी आपके ऑब्जेक्टिव देखिएगा उसमें सिंधु नदी रहेगा ही रहेगा। तो इसमें सिंधु नदी नहीं कीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। यहाँ पे रावी नदी आपको देना है। हड़प्पा नामक स्थल कहाँ पे? तो रावी नदी को। देखिए, सारी बातों को हम लोग बेसिक से पढ़ते चलेंगे और कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतिहास है, कहानी है और कहानी को हम लोग समझ कर पढ़ेंगे। कहानी को कहानी के जैसा ही याद करेंगे, रटने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर हम लोग बात करें इनकी खोज के बारे में तो सर जॉन मार्शल डायरेक्टर के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। 1921 ईस्वी में, चूंकि 1921 क्या हुआ? ये मॉडर्न ये हुआ, आधुनिक हो गया, आधुनिक इतिहास। और लेकिन ये कहानी किसकी है? ये कहानी है प्राचीन इतिहास की और ये जो समय हुआ ये क्या है? तो आधुनिक इतिहास है। और कहानी कब की है? प्राचीन इतिहास की। तो यही बात आप लोग को समझना है। तो हम लोग आधुनिक इतिहास में इसके बारे में पता लगाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। और ध्यान रखिएगा, और ये जो हड़प्पा स्थल जो है आपका, ये पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। पंजाब जो था वो 2 भागों में, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पंजाब को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। पहला जो आपका भाग जो पश्चिमी पंजाब था, तो पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, यानी कि वो पाकिस्तान देश में पड़ता है। तो अभी जो हड़प्पा जो है वो हड़प्पा फिलहाल में वो पंजाब के फिलहाल में पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, पाकिस्तान का ये भाग है।
और यहाँ पे अन्न भंडार, यहाँ का जो यहाँ से हमें स्रोत मिले हैं, सोर्सेस मिले हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि हम लोग जनरली बात करेंगे ये कौन से स्थल का खोज किसने किया और यहाँ पे हमें क्या क्या प्रमाण मिले हैं, यहाँ पे क्या क्या हमें साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे हमें मिले हैं अन्न भंडार। अन्न भंडार यानी अन्नागार। अन्नागार कहने का मतलब होता है जहाँ पे मतलब अन्न का संचयन किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ आप लोगों ने सुना होगा गोलघर बनाया गया था, जिसमें अन्न के भंडारण के लिए पटना में गोलघर बनाया गया था। तो इसी तरह से ये लोग भी अन्न के भंडारण हेतु अन्नागार बनाते थे। और इनका जो अन्नागार होता था वो बहुत ही मतलब समझिए कि बड़ा होता था, लगभग 45 मीटर 46 मीटर इनका लंबाई होती थी। चौड़ाई की बात करें तो 22 मीटर इनकी चौड़ाई होती थी। तो इस तरह से ये लोग अन्नागार भी बनाते थे। और ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता में ही, हड़प्पा नामक स्थल पे ही केवल अन्नागार मिले हैं। हड़प्पा में छः करके, मतलब 6 इधर, जैसे कैसे होता है खाना मतलब समझिए 6 इधर हो गया और 6 इधर, मतलब धारी से लाइन से 6 अन्नागार यानी कि अन्नागार मिले हैं। तो ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ मोबाइल का या किसी चीज़ का उत्पादन के बारे में बात करें, जैसे अगर हम लोगों की सभ्यता का अंत हो जाए तो हमारे यहाँ मान लीजिए कि ये जो हम लोग पढ़े मोबाइल का, या हम लोग बेसिकली बात करें व्हाइट बोर्ड का, तो व्हाइट बोर्ड का ऐसा नहीं है कि साक्ष्य अगर हमारे यहाँ मिलता है तो ऐसा नहीं है कि चीन में या दूसरे देशों में ना मिले। तो हालांकि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल पे भी अन्नागारों का क्या हुआ है तो साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे लकड़ी का हल, तो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्नागारों के बारे में विषय में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एक क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको बताने होंगे। उसकी लंबाई के बारे में डिस्कस किया है कि इसकी लंबाई यहाँ थी, और लोग एक अच्छे तरीके से अन्नागार का क्या करते थे, वहाँ पे बनाया करते थे अनाजों को भंडारण के लिए। तांबे की मुहरें आपको हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुई थी। लेख युक्त बर्तन, यानी कि जो लेख युक्त बर्तन है वो भी आपको हड़प्पा सभ्यता से ही, हड़प्पा नामक स्थान से ही प्राप्त हुए हैं। और देखिए ये भी कभी कभी पूछ जाता है, यहाँ जो थी दफनाने की प्रथा थी। दफनाना मतलब यहाँ के जो लोग मरते थे उन्हें दफनाया जाता था। आप लोग समझिएगा, अभी तो आपको ये इजी लग रहा है, लेकिन बहुत से अभी आपको यहाँ पर केवल नाम दिया जा रहा है और साक्ष्य बताए जा रहे हैं, तो अभी आपको इजी लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा बहुत सारे कंसेप्ट आपको पढ़ने होंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें इजी नहीं लगती है, तो आपको समझ समझ के पढ़ते चलना है। तो यहाँ दफनाने की प्रथा थी, यानी कि लोगों को दफनाया जाता था। तो उम्मीद करता हूँ हड़प्पा के बारे में आप लोगों को पता होगा। और हड़प्पा याद रखिएगा, इसका जो खोज किए थे दयाराम साहनी, तो ये सब आपको याद रखना है। उसके 1 साल बाद 1921 में हुआ हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा का खोज, और उसके 1 साल बाद खोज हुआ था किसका, उत्खनन या खोज कहिए। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था उसके 1 साल बाद। और ये जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधी भाषा के शब्द मृतिकों का टीला, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि जो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है वो मृतिकों का टीला, यानी कि मृतिकों का टीला के नाम से इसे मोहनजोदड़ो कहा जाता है। तो इसे आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा, ये सिंधी भाषा का शब्द है। और इनका खोज राखलदास बनर्जी 1922 में। और ये जो सभ्यता थी ये कहाँ पे, ये जो नगर है आपका मोहनजोदड़ो स्थल है, ये कहाँ पे फला फूला, तो ये सिंधु नदी के तट पे फला फूला था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पे फली फूली थी, और हड़प्पा जो थी वो रावी नदी के तट पे फली फूली थी। और यहाँ जो था, देखिए हड़प्पा में क्या था कि यहाँ पे लोगों को दफनाने की प्रथा थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में लोगों को क्या था, यहाँ पे लोगों को जलाया जाता था। यहाँ पे लोगों को जलाया जाता था, दफनाया नहीं जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पर विशाल स्नानागार, एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और अन्नागार, देखिए अन्नागार के बारे में मैंने आपको बताया कि हड़प्पा में भी अन्नागार मिले थे, लेकिन अगर अन्नागार के बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो में एक ही अन्नागार था, लेकिन हड़प्पा के अन्नागारों से उसका जो क्षेत्रफल था वो बड़ा था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में अन्नागारों की भी बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो में ही सबसे बड़े अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। तो याद रखिएगा, स्नानागार लोग बनाते थे, इसलिए जैसे वहाँ पे ये जो सभ्यता थी, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ के नगर योजना के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि ये जो सभ्यता में किस तरह से स्नानागार क्यों बनाए जाते थे, अन्नागार क्यों बनाए जाते थे, अन्नागार बनाने का क्या था और स्नानागार को किस तरीके से बनाया जाता था। और यहाँ पर हमें मोहनजोदड़ो में क्या क्या देखने को मिलता है, कांस्य की नर्तकी, यानी कि इससे आपको साफ साफ पता चलता है कि उस समय भी मनोरंजन का साधन क्या था, नर्तकी यानी कि डांस प्रोग्राम किया जाता था।
जैसे हमारे यहाँ डांस प्रोग्राम होता है तो उस समय भी डांस प्रोग्राम का किया जाता होगा। सूती कपड़े, पानी की जहाज, मेसोपोटामिया की मुहरें। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पहले क्लास में बताया था कि जैसे हमारे यहाँ भारत की एक सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी तरह विश्व में उस टाइम और भी सभ्यताएं चल रही थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर मेसोपोटामिया की मुहरें भी मिली है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली जो था मेसोपोटामिया से यहाँ के लोग व्यापार किया करते थे। और हड़प्पा सभ्यता में कपास का खेती बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसे मेसोपोटामिया में क्या कहता है, ट्रांसफर किया था। ये लोग व्यापार करना भी जानते थे। ये जो सभ्यता थी बहुत ही भली भांति, बहुत मतलब अच्छे तरीके से फली फूली सभ्यता थी। और ध्यान रखिएगा, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा, वीडियो को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि फिर आपको जब आप बुक पढ़ने जाइएगा तो आपका मन करेगा कि एक बार चलो फिर से वीडियो ही देख लेते। तो वीडियो आपको देखना जरूरी है, और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे पशुपति की मुद्रा, अब देखिए पशुपति की मुद्रा, जो पशुपति हम लोग जानते हैं, तो पशुपति की मुद्रा भी यहाँ से हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा से तांबे की मुहरें, लेखयुक्त बर्तन, और हड़प्पा में दफनाने की प्रथा थी, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। तो ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कालीबंगा का नाम, ये कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा। यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ मिला करती थी। और ये कहाँ पे, तो घग्गर नदी के तट पे इसका विकास घग्गर नदी पे हुआ, घग्गर नदी के तट पे इसका विकास हुआ था। स्थित कहाँ है, तो हनुमानगढ़ जिले जो कि हमारे यहाँ राजस्थान, भारत राजस्थान का ये पार्ट है हनुमानगढ़। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में कालीबंगा है आपका। तो कुछ पार्ट से जो हड़प्पा सभ्यता के हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के, वो पाकिस्तान में है, और कुछ पार्ट हमारे यहाँ भारत में है। जैसे हड़प्पा आपका हो गया पाकिस्तान में हो गया, और जैसे आपने देखा कालीबंगा हो गया, तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। तो काले रंग की चूड़ियाँ, और ये घग्गर नदी के तट पर फली फूली थी। याद रखिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाते चलिएगा। और यहाँ पे जूते हुए खेत के प्रमाण, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जितने भी बुक को पढ़ेंगे आपको हर बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसी से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, और ऑप्शंस भी इसी तरह के रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं। तो आपको सभी के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी के बारे में आप याद भी नहीं रख पाओगे। बहुत लोग तो इसका नाम ही, जो यहाँ पर 5 सभ्यता, 5 जो स्थल का नेम है, इसे ही याद करने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो देखिए 5 स्थल का नेम है, अगर आप एक एक दिन करके भी अगर याद करते हैं तो मैं आशा करूँगा कि आप 5 दिन में इन सभी के बारे में अच्छे से याद कर लोगे। तो पक्का याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों के लिए था, ये घग्गर नदी के तट पे, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे लिख दिया, अभी आप पढ़ रहे हैं तो कुछ यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद आप जरूर से जरूर भूल जाइएगा, ये मेरा आपसे पूरा विश्वास है। तो इसलिए आप नोट्स बनाइए, इसको लिखिए। अग्निकुंड, हाँ ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, इससे पता हमें क्या चलता है कि यहाँ पर यज्ञ वज्ञ भी किए जाते थे। एक मिनट, स्केच नहीं चल रही है, तो वो स्केच फेल हो गया था। तो यहाँ पे अग्निकुंड, यानी कि अग्निकुंड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अग्निकुंड कहने से मतलब हुआ कि यहाँ पे यज्ञ वज्ञ भी हुआ करते थे, यानी कि यज्ञ के प्रमाण मिले अग्निकुंड से। युगल समाधान, देखिए तांबे की बैल की मूर्ति भी मिली है, यानी कह सकते हैं कि वहाँ पे तांबे की बैल की मूर्ति, कांस्य युग सभ्यता कहा भी जाता है इसे। और युगल समाधान, युगल कहने का मतलब कपल का समाधान, यानी आप इसे समझ सकते हैं कि सौ मतलब होता है लाशें, तो यानी जो कपल होते थे, यानी कि आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे सती प्रथा भी उस टाइम यहाँ पे चलाई जाती होगी, क्योंकि सती प्रथा में क्या होता है, पति के साथ जनरली पत्नी को भी क्या करना पड़ता है, उसे जलाया जाता है, दफनाया जाता है। तो युगल समाधान यानी कि यहाँ पे कपल्स के भी क्या मिले हैं, तो 100 मिले हैं। तो इसे अब बात आती है लोथल के बारे में। लोथल के बारे में जानते हैं, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लोथल जिसका जो फली फूली का भोगवा नदी के तट पर इसका विकास हुआ, तो हम लोग ट्रिक भी बताएंगे आपको कैसे इसका नाम याद रखना है। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित था, और भोगवा नदी पर इसका विकास हुआ। और ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। आपको ना विश्वास हो तो आप प्रीवियस ईयर को खोलकर देखिएगा। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में, और इसका खोज किसने किया था, रंगनाथ राव ने इसका खोज किए थे। रंगनाथ राव यानी उत्खनन करता थे रंगनाथ राव। धान व बाजरे की खेती के लिए, ये मतलब यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे धान और बाजरे की खेती की जाती थी। और यहीं से आपको मनके के कारखानों के बारे में भी पता मिला है, और चैप्टर का नेम भी आपका है ईंट मनके तथा अस्थियां। और कुत्ते की मूर्ति, तो लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, कुत्ते की मूर्ति, रंगनाथ राव इसके खोज करता थे। धान बाजरे की खेती, यहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं कि धान और बाजरे की भी खेती की जाती है। जनरली जो आपके हड़प्पा सभ्यता के जौ की खेती, गेहूं की खेती, धान की खेती की जाती है। तो ये फसल जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए
चनहुद्रो की बात कर ले तो ये सिंधु नदी के तट पे इसका विकास हुआ। जनरली नदी का नाम याद रखना है। और ये सिंध के पाकिस्तान प्रांत में, सिंध प्रांत के पाकिस्तान में अभी स्थित है, यानी कि कहाँ पे है तो पाकिस्तान में है, ध्यान में रखिएगा। और बहुत सारे पार्ट्स जो कि भारत में भी मैंने बताया। और अभी तो 1500 से ज़्यादा नगरों का खोज कर दिया गया है। तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब उत्खनन किए जा रहे हैं, खोज किए जा रहे हैं, पता लगाया जा रहा है इस सभ्यता के बारे में। तो ये जो सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है और इसे मनको का कारखाना के लिए ये फेमस है आपका। हालांकि देखिए मनको का कारखाना हमें लोथल से भी मिला है, देखिए यहाँ पे कर रहा है मनको का कारखाना लोथल से मिला है। और मैंने आपको शुरू में बताया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वो चीज़ मिलता है तो और दूसरे जगह उसके साक्ष्य या प्रमाण ना मिले। तो यहाँ पे आपको पता है चनहुद्रो से भी क्या हुआ है, तो मनको के कारखाना के बारे में हमें सोर्सेस मिलते हैं, स्रोत मिलते हैं। और चनहुद्रो बेसिकली आपके लिए फेमस है किस लिए, सजावट की चीज़ों के लिए। अब सजावट की चीज़ों मतलब वो मत समझिए डेकोरेशन वाली चीज़ें नहीं, जैसे आपकी सजावट की चीज़ें, आपके रूप रंग की सजावट की चीज़ें, जैसे में हो गया आपका कंघा, काजल, लिपस्टिक, लाली, पाउडर, तराजू, पाउडर। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग भी पाउडर लगाते थे, लिपस्टिक लगाया करते थे, काजल लगाया करते थे, कंघा मतलब बाल को कंघी किया करते थे। तो ये सब आपको पता चलता है कि यहाँ पे सजावट की चीज़ें भी यहाँ पे हम लोग को कहाँ से, चनहुद्रो से पता चलती है, तो याद रखना है। और फिर यहाँ पर तराजू एवं बैलगाड़ी, यानी कि तराजू के पलड़े भी मिले हैं, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं कुछ। जो यहाँ पे देखिए जो भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़ रहे हैं ये सब एक तरह से क्या है तो साक्ष्य, यानी कि अभिलेखों पे या वहाँ पे दबे हुए हैं, खुदाई के द्वारा, उत्खनन के द्वारा हमें पता चल रहा है। और धीरे धीरे अभी वहाँ पे खुदाई जारी है और भी चीज़ें धीरे धीरे, अभी तो 1500 नगरों के बारे में ही पता चल पाया, 1500 से ज़्यादा नगरों के बारे में पता चल चुका है। और आने वाले समय में बहुत चीज़ वहाँ से पता चलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि अभी यहाँ की जो लिपि है उसे ही हम लोग नहीं पढ़ पाए, क्योंकि यहाँ की जो लिपि है उस पर अलग अलग एक तरह से चित्र अंकित किए गए हैं। और चित्र भी ऐसे हैं जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ऐसे अगर कोई कर दे तो वो लोग तो जानते थे, जैसे मान लीजिए कि उनको जाना था, जैसे हम लोग को यहाँ से लेफ्ट जाना है तो हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट की ओर जाओ। लेकिन वो लोग क्या करते थे, एक खास इंडिकेशन के द्वारा, खास एक इंडिकेटर के द्वारा उस समय के लोग अपना इंडिकेशन किया करते थे लिपि के तौर पे। जैसे उन लोगों को मान लीजिए इधर जाना है तो इधर की ओर टिक लगा दिए, ठीक है। और मान लीजिए उनको ऊपर जाना है तो ऊपर की ओर टिक लगा दिए, नीचे। तो अब ये इस तरह का लिपि हमें वहाँ से प्राप्त होता है। तो हम लोग इसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो उसे बनाया नहीं उस लिपि को, वो लोग बेसिकली समझ जाते होंगे, लेकिन हम लोग कैसे, तो अभी यहाँ की लिपियों के भी क्या किया है, डिकोड नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं जा सका है। और बात कर लें जो चनहुद्रो था यह मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूर स्थित है अभी के तत्काल स्थिति में। और यहाँ पर याद रखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, ये कांस्य युग की सभ्यता थी। यहाँ पे कपास की खेती ज़्यादा मात्रा में की जाती थी और कपास का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा यहाँ से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता जो बेसिकली है ये अपने नगर योजना के लिए जानी जाती है, नगर योजना के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है इसकी, क्योंकि यहाँ की जो नगर योजना थी अति सुशोभित थी। जैसे आजकल हमारे यहाँ जैसे हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में भी हालांकि कच्ची सड़कें होती थी, लेकिन वहाँ पे अब पहले के ज़माने में एक बात समझिए, कंसेप्ट है, अभी तो हमारे यहाँ ज़मीन कितना हो चुका है, बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो लोग घर भी बनाते हैं तो एक एक इंच के लिए, एक एक हाथ के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, झगड़े किए जाते हैं। लेकिन ऐसा हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी घरें थीं वो एक तरह से बहुत अच्छे एक मैनर में बनाए जाते थे। और उनके दरवाजे जो थे यहाँ पे, लोथल जो था, लोथल में हड़प्पा सभ्यता लोथल में जितने भी घर के दरवाजे होते थे वो कहाँ पे, तो डायरेक्टली सड़क पे खुलते थे। हालांकि ये थोड़ा सा गलत बात है, क्योंकि सड़क पे खुलना मतलब एक एक्सीडेंट होने, सड़क पे खुलना मतलब सही नहीं था उस टाइम के अथी में। लेकिन अभी और बाकी जो यहाँ के जो नगर थे उनका जो था वो सड़क से पीछे की ओर दरवाजे खुला करते थे। और सड़कें भी इस तरह से थी, यानी कि लंबी लंबी सड़कें यहाँ पे हुआ करती थी, लगभग 9.15 मीटर यानी 9 मीटर की सड़कें, लंबी लंबी सड़कें होती थी। और पहले ज़मीन का उतना उन लोगों का अभाव नहीं था, तो वो लंबी लंबी सड़कें भी बनाया करते थे। मतलब एक बहुत ही स्पेसिफिक मैनर में इन लोगों की सभ्यता थी, बहुत ही विकसित सभ्यता थी। और इस सभ्यता में नगर योजना, जो यहाँ की नगर योजना थी, जैसे सड़क की व्यवस्था, मैंने आपको बताया कि यहाँ की सड़क व्यवस्था थी जो यहाँ के आम जनता भी चलने के लिए यूज किया करते थे, तो उनकी भी सड़कें लगभग 3 मीटर के आसपास हुआ करती थी। तो आम जनता वाली सड़क भी 3 मीटर का होता था, समझिए।
और यहाँ के सड़क व्यवस्था के बारे में आप लोग जाना। जल निकासी और जल निकास प्रणाली में इन लोगों का जैसे सभी के घरों का कूड़ा कचरा हुआ करता था, जितने भी घर में बाथिंग किया जाते थे, और यहाँ के हर लोग हर घर में प्रत्येक घर में लगभग कुआं होता था। साक्ष्य मिले हैं, कुआं के बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। तो हर एक घर में कुआं होता था, स्नानागार बनाए जाते थे, और जो स्नानागार से कुएं से किचन से जो पानियाँ निकाली जाती थी उसे पतली नाली के द्वारा तो घर से निकाला जाता था, लेकिन फिर उसे बड़ी नाली के द्वारा निकाला था। और यहाँ की जो नालियाँ भी थी वो नालियों को तोप कर यानी कि पत्थर से उसे ढक कर रखा जाता था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग, और जो सड़कें होती थी सड़क के अगल बगल में चबूतरा बनाए, चबूतरा समझते हैं, चबूतरा बनाया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे लोग क्या करते होंगे, जो सामान जो होता है बेचते होंगे, सामान सड़क के किनारे कैसे हमारे यहाँ दुकान रहता है, तो उस समय की सभ्यता में क्या था कि सड़क के किनारे चबूतरे बनाए जाते थे और उसी चबूतरे पे लोग अपने सामान को बेचा करते थे। तो इस तरह से वहाँ की हमारी सड़क व्यवस्था। देखिए याद रखिएगा, आज मैं आपको कसम खिला देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि ये हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में डिस्कस करें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटेड है, फुल्ली गारंटेड, पूछेगा तो पूछेगा। तो यहाँ की सड़क व्यवस्था के बारे में, जल निकास प्रणाली, तो जल निकास प्रणाली इतनी अच्छी थी, जितने भी स्नानागार थे, जितने भी कुएँ थे, उसका पानी एक पतली नाली के द्वारा घर से निकाला जाता था और उसे बड़ी नाली के द्वारा फिर उसे बाहर कर दिया जाता था। और कूड़े कचरे रखने के लिए कूड़ेदान का उपयोग किया जाता था, गड्ढे खोद दिया जाता था, उसी में लोग कूड़े को डाला करते थे। तो समझ सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी सभ्यता थी, कितना विकास था। स्नानागार बनाए जाते थे, लगभग प्रत्येक घर में स्नानागार थे स्नान करने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि स्नानागारों का उपयोग जो होता है, मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है उसका उपयोग लोग कभी, जैसे हमारे यहाँ छठ पूजा होता है तो हम लोग कैसे नदी में जाकर नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो उस तरह से ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार था इसका उपयोग किया जाता था जनरली किसके लिए, तो धार्मिक स्थलों में कभी फंक्शन हुआ, कभी कोई बड़ा महोत्सव हुआ तो उसमें स्नान करने के लिए लोग इसका यूज किया करते होंगे, ऐसा माना जाता है। और अन्नागार जो विशेष तरह के अनाज के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था। और यहाँ पर जो थी मतलब एक तरह से लोग पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया करते थे। और व्यापार करने के लिए भी लोग जानते थे, व्यापार करते थे अपने समकक्ष जो भी सभ्यता इनकी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, उससे ये लोग क्या करते थे, अपना व्यापार किया करते थे। और पहले आपको पता ही है वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, मतलब सामान लो सामान दो, इस तरह से। और यहाँ से कपास का बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मामले में भी ये लोग बहुत ज़्यादा तेज थे। जैसे हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग बाल को झाड़ते हैं, लड़कियाँ यहाँ की जो थी वो बाल बढ़ाने की प्रति अपने आप को जागरूक रखती थी। लड़के जो थे वो भी अपने आप को मतलब एक तरह से डिकोरेट करके रखते थे, अपने शरीर को, अपनी पर्सनैलिटी को बनाए हुए रखते थे, इस तरह से। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भी ये लोग तराजू का जैसे हो गया, मापन उपन प्रणाली में भी ये लोग जानते थे। प्रणाली में भी सिक्के प्रणाली में भी, मापन प्रणाली में भी इन लोगों का अलग प्रणाली था, वो सब उपयोग किया करते थे। तो बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। लेकिन आपके एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपको स्थल बताए और स्थल में स्रोत बताए और ये स्थल कहाँ पे स्थित है, ये जो मैंने आपको बताया, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और किस नदी के तट पे इन जो स्थलों का विकास हुआ, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी टर्म्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है, हम लोग लास्ट में हम लोग समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन कैसे हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ये सब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग समझ लीजिएगा। अभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, और फिर अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे हम लोग सारे क्वेश्चन को एक PDF फॉर्मेट के रूप में मैं आपको डिस्कस कर करके समझा दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूंगा। तो सारे के सारे जो चैप्टर्स होंगे हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे फुल्ली अच्छे तरीके से। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन। तो यहाँ के नगरों के पतन के लिए अनेक विद्वानों का अनेक मत है। कोई विद्वान कहता है, अब देखिए जिसके बारे में कोई हमें जानकारी ही नहीं, तो केवल एक अनुमान ही लगा सकते हैं। तो हर विद्वानों ने अलग अलग मत लगाए हैं। कोई कहता है कि ये जो सभ्यता थी वो जनरली किस नदी के तट पर स्थित है। आप लोग देख ही रहे हैं कि हड़प्पा तो रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल जो थी वो भोगवा नदी। तो ये जो सभ्यता थी, यहाँ के जो नगर थे वो क्या थे, नदी के किनारे स्थित थे। ज़्यादातर नगर जो थे नदी के किनारे स्थित है। इसीलिए बहुत विद्वानों का मत है कि नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया होगा और सारे के सारे लोग यहाँ के क्या हो गए होंगे, मर गए होंगे और इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। लेकिन अभी के फिलहाल में बात किया जाए तो मैंने आपको बताया 1500 से ज़्यादा यहाँ पे नगरों का खोज हो चुका है। तो सारे के सारे नगर नदी के किनारे ही स्थित नहीं थे। तो जब सारे के सारे नगर नदी के किनारे स्थित नहीं, तो भाई उन नगरों का पतन कैसे हुआ। तो फिर विद्वानों ने कहा कि 1500 ईसा पूर्व में, आपको पता है 1500 ईसा पूर्व में हमारे यहाँ आर्यों का आगमन हुआ था। तो कहा जाता है कि जब आर्यों ने यहाँ पर आगमन किया 1500 ईसा पूर्व में, उसी टाइम हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या किया गया, आक्रमण करके उनको मार दिया गया और यहाँ पर आर्यों का राज चलने लगा।
मतलब हर एक विद्वान का अलग अलग मत है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ की जो वातावरण थी वो पॉल्यूटेड हो चुकी थी, पानी जो थी पानी स्वच्छ नहीं था, जिसके कारण लोग मरने लगे, महामारी फैल गया हुआ, जैसे अभी कोरोना महामारी फैला हुआ है, कितने लोग मर रहे हैं। तो कोरोना में तो सब लोग को सेफ रहना ही है। जो उन लोगों के टाइम में भी ऐसा माना जाता है कि महामारी आई होगी और उस महामारी के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। तो अनेक विद्वानों का अनेक मत है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भूकंप आया होगा, भूकंप में लोग क्या हो गए होंगे, सारे के सारे दब गए होंगे, मर गए होंगे। तो अनेक विद्वानों का अनेक मत है, लेकिन एक तरह से जो सटीक माना गया है, ऐसे सटीक तो सभी को हम लोग मान सकते हैं ना, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य मतलब साक्ष्य के रूप में ही बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो नदी के कारण नदी में बाढ़ आया होगा, तो अभी भी जो खुदाई किया जाता है ना, तो बालू की परतें यहाँ पे हमें प्राप्त होती हैं, बालू की जो परत होती है वो प्राप्त होती है, इसलिए कह सकते हैं कि ये नदी में बाढ़ आने के कारण भी इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। लेकिन एक स्पेसिफिक मैनर में अगर बात करें तो वातावरण यहाँ का दूषित हो चुका होगा, जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। तो हालांकि इसके पतन के अनेक कारण है, तो आप लोगों को इन सभी के बारे में भी याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है और याद रखना है, नॉलेज लेना है, तो इन सभी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो अब हड़प्पा सभ्यता से आपका कुछ भी टॉपिक जो है वो बचा नहीं, मैंने सारे डिस्कस कर दिए होंगे। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, जाइएगा प्लेलिस्ट में। एक यही दिक्कत है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक नहीं करते हैं, जाइएगा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेंगे, वहां से आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर देखें। हालांकि थंबनेल सेम ही रहता है, तो थंबनेल से नहीं जाना है, आप लोग को जाना है, हर एक जितने भी आप लोग वीडियो मिलेंगे वीडियो को देख लेना है। और आप लोगों में एक बहुत बड़ी डिमेरिट है, आप लोग जब वीडियो देखते हैं, वीडियो आपको समझ में आती है, तो कम से कम जब वीडियो समाप्त हो जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके रहते हैं, कमेंट में आपको कुछ अपना फीडबैक लिखना है। क्योंकि देखिए हम ये ऑनलाइन क्लासेस चली है, तो ऑनलाइन में ना तो मैं आपको देख पा रहा हूँ, केवल आप हमें देख पा रहे हो, तो कम से कम आपके फीडबैक को तो हम जानेंगे ना कि हाँ आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। तो इसको आप लोग फीडबैक जरूर से जरूर दिया करें। मैं देखता हूँ कि व्यूज़ चले जाते हैं, 500-600 स्टूडेंट्स वीडियो को देख लेते हैं और कमेंट्स मात्र 10 या 15 रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम 500 स्टूडेंट के जो बच्चे एक्टिव हैं वो हर वीडियो पर अपना कुछ ना कुछ फीडबैक देंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, कहाँ पर आपको नहीं समझ में आया और कहाँ पर हमें और समझाना चाहिए था। ऐसे कीजिएगा तो आपको भी मतलब एक लगेगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फिर से हम लोग मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ, और इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन पे जैसे करते हैं वैसे करते चलेंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहीं से करेंगे। पीडीएफ आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या पीडीएफ हमारे आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या इंस्टाग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, मैसेज कीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और इस चैप्टर का आज यहाँ पे समाप्त हो गया, और इस चैप्टर से अब आपके कुछ नहीं बचे। और आप एनसीईआरटी को जब पढ़ने जाएंगे ना, तो उसमें इस तरह से दिया है कि आप उसको सेल्फ स्टडी कीजिएगा, तो बहुत आपको दिक्कतें होंगी। तो आप वीडियो को एक बार 2 बार जितने बार मन करे आप वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल उत्साह के साथ अपने आप को फुल्ली मोटिवेटेड रखिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।